तो हम नेक्स्ट लेग की तरफ मूव कर रहे हैं, जुडिशरी। अब जुडिशरी का जो लक्ष्मीकांत वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 124, अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। ओके, कैसे होती है? हम कोलेजियम के थ्रू होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्ट करके सीजीआई को, और सीजीआई जो है आगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करते हैं। अब इसी पे डिस्कशन आती है जो आपने बोला, कोलेजियम। ये जो कंसल्टेशन है, दिस इज इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन और इट्स अ कंपल्शन ऑन प्रेसिडेंट। कंपल्शन। हम्म तो मतलब अगर हम यहाँ पे कहेंगे, ये एक सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है। जो भी एडवाइस देंगे सीजीआई उसी को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम है कैसे स्टैब्लिश हुआ, लक्ष्मीकांत के अंदर आप पढ़ते हो, फर्स्ट जज केस था, सेकेंड जज केस और थर्ड जज केस। फर्स्ट जज केस ने क्या बोला? और कंसल्टेशन मैम टाइमिंग नहीं है वो सीजीआई एग्जैक्टली का। exactly. तो एडवाइस है। यस, ये सिर्फ कंसल्टेशन है, ये सिर्फ एडवाइस है। सेकेंड जज केस से क्या आया? कि कंकरेंस है। हम्म। और यहाँ पे मैम बाइंडिंग लाइक है सिर्फ सीजीआई का नहीं, उसको दो। एग्जैक्टली 2 जजेस को कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर थर्ड जज केस के अंदर 4 जज इसको कंसल्ट करना पड़ेगा। ये आ गया। तो आपको एग्जाम के अंदर लिखने के लिए आर्टिकल, अगर ये अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आता है तो एक ब्रीफ के अंदर, एक फ्लो डायग्राम के अंदर ये मतलब इस तरह बनाना आना चाहिए। अगर आपके पास मतलब ये 15 मार्कर हो और ये मेजर पार्ट हो आंसर का, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। अदरवाइज टू इंट्रोड्यूस वी कैन जस्ट मेंशन कि आर्टिकल 124 के अंदर एंड थर्ड जज केस के बाद अभी जो प्रोविजन है वो कॉन्फ्रेंस है, मतलब प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं विद सीजीआई और एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा ब्रीफ में मेंशन करोगे अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और सेम अगर कॉलेजियम के बारे में आ जाता है तब भी यही चीज मेंशन करनी है। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट को लेके जो मेजर मतलब मेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर इशू क्या है। हम इसी को पहले कवर कर लेते हैं, कॉलेजियम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसके अंदर मेन चीज प्रॉब्लम क्या है कि किस तरह वो जजेस के नेम को मतलब रेकमेंड कर रहे हैं, इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और लॉ कमीशन ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, अंकल जज सिंड्रोम, कि वही कि एक नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, अपने जो नियर वंस हैं उन्हीं का नेम वो लाइक रिकमेंड करते हैं। तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और सेकेंड चीज प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर जो जजेस को लेके बहुत ज्यादा वैकेंसी रहती है, बहुत डिले होता है, क्योंकि कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कितने टाइम में ये जो प्रोसेस है पूरा वो कंप्लीट होगा। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर एक चीज डिफाइन की थी, मतलब ये सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करने के बाद सीजीआई जब प्रेसिडेंट को कितनी देर में रिकमेंड करेंगे नेम, ये एटलीस्ट डिफाइन किया था कि लाइक 6 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट करना है। बट स्टिल जो गवर्नमेंट के पास जब फाइल आ जाती है उसको कितनी देर में कंप्लीट होगा, तो इसका कुछ डिफाइन नहीं है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है वो क्लियर नहीं है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिले होती है, एक ये पता होना चाहिए। और इसी के अंदर भी ऑल्दो सीजीआई जो है कंसल्ट करता है विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस, बट स्टिल उसका जो है अपर हैंड रहता है। थर्ड जज केस ने मेन चीज यही बोली थी कि ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मतलब उसके पास ज्यादा पावर रहती है। और जुडिशरी खुद ही अपॉइंट करती है, तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम होती है? अगर हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट हो रही है, उस वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर है वो जो है हर्ट होता है। फिर मैरिट ओवरलुक्ड, मतलब वही अंकल जज सिंड्रोम एग्जिस्ट करता है। वो अब किसी को भी रिकमेंड कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गया। और इसके ऊपर कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म भी नहीं है। तो हमने समझा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। फर्स्ट जज केस, सेकंड, थर्ड। थर्ड जज केस मेन लिखने के काम आएगा एग्जाम के अंदर,
और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि कोई टाइम जो है वो डिफाइन नहीं है, डिले हो जाता है। फिर उसके बाद किस तरह वो रिकमेंड कर रहे हैं उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये आप इश्यूज हो गए। इसके लिए क्या लेके आई थी गवर्नमेंट 2015 के अंदर? NGSC। ओके। वो ऐसे इसी नहीं आई, लेकिन जो मुझे समझ आया, एनजीएसी जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था, किस अमेंडमेंट से आया था? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। 99th। हम्म। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको लेके आए थे, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। एक सेकेंड। तो जो एनजीएसी है वो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, लेकिन उसके बाद जुडिशरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के वॉइड डिक्लेयर कर दिया था इस अमेंडमेंट को। तो हमें पता होना चाहिए जो एनजीएसी है वो कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट आया था। अब इसी की डिबेट आती है कि एनजीएसी जो है फेवरेबल है या नहीं है। ओके। जो एनजीएसी है उससे क्या फायदा होगा, मतलब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एनजीएसी? मैम टाइमली ट्रांसपेरेंसी। अपॉइंटमेंट होंगे, ट्रांसपेरेंसी भी। अंकित, आपका ना इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपकी रोबोटिक वॉइस आ रही है। मैम टाइमली अपॉइंटमेंट्स होंगे एंड ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। ओके। जो मुझे समझ में आपने बोला है कि एक तो टाइमली अपॉइंटमेंट्स हो पाएंगी और इस पे ट्रांसपेरेंसी आएगी इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम। तो हमने यही बात की है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और एनजीएसी के आने से ट्रांसपेरेंसी ही बिल्डअप होगी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एक तो बेटर बैलेंस ऑफ पावर लेके आ सकते हैं, और ये अकाउंटेबिलिटी भी एस्टैब्लिश करेगा जुडिशरी की, क्योंकि इसके अंदर जो एनजीएसी है, एक तो जो सिविल सोसाइटी है उसका से बढ़ेगा और पॉलिटिशियंस का सेज बढ़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, जो लाइक जुडिशरी है उसको भी हम अकाउंटेबल बना पाएंगे। अभी जो करंट जो डिस्कशन चल रही थी वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके भी चल रही थी। अब इसके अंदर आ जाता है कि बेटर बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगा, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम लेके आ सकते हैं। मतलब जो करंट सिनेरियो क्या है, इट्स लाइक अ एम्पायर विद इन एम्पायर, उसको हम टैकल कर सकते हैं। अब कॉलेजियम सिस्टम से क्या फायदा होगा? एक तो वही आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशरी अगर खुद को अपॉइंट करेगी, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर का अगर हम इन्वॉल्वमेंट लेके आएंगे जुडिशरी के अंदर, तो इसके कारण क्या होगा, इट्स अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए भी चाहिए, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए आप मेंशन कर सकते हो इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फायदे हो गए कोलेजियम सिस्टम के। और इनफैक्ट आप कोलेजियम सिस्टम में ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो जजेस हैं उनको बेटर पता होता है कि कौन टैलेंटेड है, दे नो बेटर। आप उस चीज को लिख सकते हो। फिर एनजेसी क्यों चाहिए वो हमने कवर कर लिया, कोलेजियम सिस्टम में क्या इश्यूज है वो कवर कर लिया। अब आती है कि वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब इसका कंक्लूसिव क्या होना चाहिए? एनीवन? रिफॉर्म करना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम। तो यही बात की है कि कॉलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म करना है, कैसे किस तरह रिफॉर्म कर सकते हैं, आप ये बताइए। पब्लिक करना चाहिए, मतलब तो आप कह प्रोसेस। सकते हो कि जो भी प्रोसेस है उसको एक वेबसाइट बनाई जा सकती है, मेंशन किया जा सकता है कि किस जज का नेम जो है रिकमेंड किया गया है, और उसके रीजंस भी मेंशन किए जा सकते हैं कि क्यों रिकमेंड किया गया है, मतलब व्हाई ही इज द मोर लाइक टैलेंटेड और एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ये मेंशन कर सकते हैं। और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में टाइम। जो हमने डिस्कस किया, जो भी वो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का टाइम डिफाइन किया जा सकता है। और वही, इसमें हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लिख सकते कि अपॉइंटमेंट से पहले कुछ हो कि जिससे इनपुट लिया जाए पब्लिक का। हाँ, मतलब उस तरह आप लिख सकते हो कि कुछ इंडिपेंडेंट कमीशन डेवलप किया जा सकता है जो अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करेगा, उसके अंदर हम पब्लिक का वो ले सकते हैं ओपिनियन। ओके। तो ये जनरल हो गए कि टाइम बाउंड करना है हमने मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को। डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, इसको डेमोक्रेटाइज मोर किया जा सकता है, मतलब जो पावर्स हैं वो इक्वली हैंडल किए जा सकते हैं। मतलब अभी जो है ज्यादा से किसका है, जुडिशरी का।
हम दूसरी तरफ भी दे सकते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव की जा सकती है। कोई भी इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट या कोई कमीशन डेवलप किया जा सकता है जो कि इसकी अपॉइंटमेंट्स को हैंडल करेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, सपोज अगर आता है कॉलेजियम सिस्टम पर, तो एक बैलेंस्ड आंसर इसी तरह लिखना है कि करंटली ये इश्यूज हैं, और अगर हम एनजीएसी लेके आते हैं, मतलब कुछ भी वे फॉरवर्ड ये हो सकता है, लेकिन स्टिल कॉलेजियम सिस्टम के जो फायदे हैं अभी करंटली उसको भी मेंशन करना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50 मतलब सेपरेशन ऑफ पावर को स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, और जजेस को ज्यादा बेटर पता होता है जजेस के बारे में। आप ये 3 पॉइंट्स हो गए, इसको मेंशन कर सकते हो। ये हो गया वे फॉरवर्ड। तो ये हमने जो डिस्कस किया है, इट्स लिंक टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब जुडिशरी के ओवरऑल क्या इश्यूज हैं? पेंडेंसी है बहुत ज्यादा। अंकित, आपकी वॉइस नंबर सही नहीं आ रही। पेंडिंग केसेस ज्यादा आप हैं। मैसेज कर दीजिए जो भी है। यस आरती। मैम वो बोल रहे हैं कि पेंडिंग केसेस ज्यादा हैं, जैसे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पर ओके, जज। तो जुडिशरी के अंदर सबसे सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हैं। अब अगर हम डाटा देखते हैं तो 4 करोड़ के अराउंड जो है पेंडिंग केसेस हैं ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई थिंक 70,000 केसेस के अराउंड पेंडिंग होंगे। आप थोड़ा सा डाटा ध्यान रख सकते हो कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अकॉर्डिंग इतने केसेस पेंडिंग है। अब बात आती है, अगर सपोज हम बात करते हैं कि इतनी पेंडेंसी है, इससे इम्पैक्ट क्या होता है? डिले मैम हो जाता जस्टिस है। डिले जस्टिस। तो आप लिखोगे डिले जस्टिस। जस्टिस डिनाइड। इसके लिए आर्टिकल 39A लीगल एड के रिगार्डिंग। और क्राइम रेट इंक्रीज हो जाता क्योंकि जो जुडिशरी के ऊपर है ट्रस्ट कम होगा, जो डेटरेंस है वो कम होगी, तो क्राइम रेट इंक्रीज हो सकता है। और है। फेथ लूज हो जाता है जुडिशरी में। क्या क्या हो जाता है? फेथ लूज हो जाता है जुडिशरी में। हाँ, मतलब फेथ रिड्यूस हो जाएगा। यस। मैम मैंने बोला सोशल इम्पैक्ट भी होता है, हम्म जो गुनहगार नहीं है लेकिन बट वो अम, अभी हम्म जैसे डिसीजन नहीं आया है तो वो अंडर ट्रायल्स। बेसिकली अंडर ट्रायल्स का रेट बढ़ेगा पेंडेंसी की वजह से। और इनफैक्ट जो मेजर जो ओके, मतलब व्हाई देयर आर जेल्स, मेन जस्टिस किस तरह का प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम? दैट इज रिफॉर्मेटिव जस्टिस। मतलब उस पर्सन को जो है रिफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। हम उसकी जगह किसकी तरफ जाते हैं? रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। मतलब हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं उसके क्राइम किए हुए की। लेकिन हमें क्या चाहिए? रिफॉर्मेटिव जस्टिस। तो आप ये मेंशन करोगे कि अगर सोशल इम्पैक्ट इसका यही होगा कि वी आर नॉट एबल टू अचीव रिफॉर्मेटिव जस्टिस। और मैम कैन वी राइट फाइनेंशियल बर्डन? जस्टिस की डिमांड्स होती हैं। क्या कहा आपने ऋषभ? मैम एनकाउंटर जस्टिस की डिमांड होती हैं। ओके, अंकित ने बोला है इनकाउंटर जस्टिस की डिमांड होती है। एग्जैक्टली जो डेमोक्रेसी है उसकी की जगह हम क्या बनाते हैं? मोबोक्रेसी। मतलब जो हो रहा था निर्भया केस के बाद कि उनको पब्लिकली इनकाउंटर होना चाहिए, उसकी डिमांड क्यों आती है? क्योंकि इतना वेट नहीं किया जा सकता। मतलब लोगों का जो है फेथ जुडिशरी पे कम हो जाता है, इसकी वजह से मोबोक्रेसी जैसी चीजें। इनफैक्ट जो मॉब वायलेंस है, मॉब लिंचिंग के केसेस हैं, वो भी इसीलिए होते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू वेट कि जुडिशरी के अंदर कुछ होगा। अगर कुछ उनको गलत लगता है तो लाइक जो पब्लिक है वो चाहती है कि हम ही उनको सजा दे दें। और अर्चना ने बात की थी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है इससे। एग्जैक्टली बेसिकली आप ये भी लिख सकते हो किस जिस कंट्री के अंदर मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है इतना डिलेड होगा, इतना फ्लॉड होगा, उसकी वजह से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएंगी। हम जो मतलब हम कहते हैं ना, सिंगापुर कॉन्सुलेशन की बात होती है कि जो भी यहाँ पे अगर मान लो कि फॉरेन की कंपनी है, वो रेदर देन हमारे इंडियन कोर्ट्स को फाइल करें केस, वो बाहर की ही कंट्रीज में फाइल करते हैं। एक ये भी प्रॉब्लम होता है जो क्रॉस बॉर्डर लाइक केसेस के रिगार्डिंग हो गया। ये कुछ हो गए इम्पैक्ट। आप थोड़ा सा ब्रीफ में मेंशन कर सकते हो, और मे बी डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि पेंडेंसी की वजह से क्या इश्यूज होते हैं। तो पेंडेंसी के लिए हमने डिस्कस कर लिया कि
यहाँ पे 4 करोड़ के अराउंड जो है केसेस एग्जिस्ट करते हैं, पेंडिंग एग्जिस्ट करते हैं। और इनके रीजंस क्या हैं पेंडेंसी के? मेन वही पहले हमने डिस्कस किया कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। इसका आप डाटा ध्यान रखोगे कि लॉ कमीशन के अकॉर्डिंगली 50 पर मिलियन जो है, मतलब 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर अराउंड सिर्फ 20 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। तो एक तो वैकेंसी शॉर्टेज होगी। इनफैक्ट वोबला फैक्टर भी हो गया, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है मतलब अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, उसमें डिले हो जाता है। एक ये हो गया। और इन जनरल जो है लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज हुई है विद रिगार्ड टू देयर राइट्स। जब लिटरेसी बढ़ती है तो केसेस ज्यादा फाइल होते हैं। और जो गवर्नमेंट केसेस है इनका भी बर्डन है। इनफैक्ट जो एसएलपी केसेस हैं, मतलब हमने डिस्कस किया होगा कि ऑल्दो हमने ट्रिब्यूनल सेटअप कर दिए, लेकिन स्टिल जो है स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। उसके कारण हम पेंडेंसी को अभी भी कम नहीं कर पाए। एसएलपी के केसेस आई थिंक अराउंड 40% से ज्यादा है। एक ये भी रीजन हो गया। फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनएफिशिएंट है। मतलब अगर हम देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ऑल्दो हम कल कवर करेंगे पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह, लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब वो पूरा जो जस्टिस सिस्टम है, पहले जो है कोई भी इंसान पुलिस के पास जाएगा, एफआईआर फाइल करेगा, उसके बाद जाके वो जुडिशरी के आगे जो रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी सिर्फ वो कन्विक्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, मतलब उसका सिर्फ जो केस है वो चल रहा है, मतलब ही इज अंडर ट्रायल बेसिकली। अब जब जुडिशरी के अंदर जो केस जाएगा, उसके बाद जो केस चल रहा होगा उसके अंदर जब रोल किसका आता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। क्योंकि पुलिस को रिप्रेजेंट कौन करेगी? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो रिपोर्ट होगी। और ये पुलिस हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, सीवीसी हो सकती है, ईडी हो सकती है, जो हम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके पढ़ते हैं। तो अलग अलग जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो उस पे इन्वेस्टिगेट करती हैं, फिर वो जुडिशरी के पास जाता है। उसके बाद फाइनली जो है प्रेसिडेंट का रोल आ जाता है मर्सी की पावर को लेके, जो हम कहते हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो बेसिकली ये हो गया पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब एक उससे पहले आप ये भी सोच सकते हो कि सोसाइटी का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, मतलब पॉवर्टी ज्यादा होगी तो ज्यादा क्राइम होगा। वो एक सेपरेट एंगल हो गया। लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है कि पुलिस के पास आप एफआईआर फाइल करते हो, फिर जुडिशरी के पास जाता है, जुडिशरी को इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर्स हैं। ये आपने पूरा सोचना है। मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में आप बहुत सारी सोच सकते हो, जैसे जो लक्ष्मीकांत के अंदर आप पढ़ते हो, क्रिमिनल सॉरी कंपनीज एक्ट के अंदर आप पढ़ते हो एसएफआईओ वगैरह को लेके, वो अलग अलग एजेंसीज हो गई। अब जब जुडिशरी है उसके अंदर आप अलग अलग ट्रिब्यूनल्स पढ़ लेते हो, जैसे मे भी हो सकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आईटीएटी आ जाएगा, वो सेपरेट पार्ट है, मतलब जहां पे वो केस है। बट जुडिशरी हम ब्रॉडर टर्म ले रहे हैं। तो ये हो गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है? जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर आप सोच सकते हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कल हम पढ़ेंगे भी। जो पुलिस है, मतलब उसका जो लॉ एंड ऑर्डर विंग है और जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, ये सेपरेट नहीं है, सेम ही पुलिस कर रही है, जिसके कारण क्या होता है वो ओवरबर्डन्ड होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन टाइमली नहीं हो पाता। इनफैक्ट उसके अंदर भी आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो टूल्स हैं, कितने फॉरेंसिक टूल्स होते हैं, कितने की उनको ट्रेनिंग है, कितने उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब इश्यूज हो गए इन्वेस्टिगेशन को लेके। ये कल हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे तब कवर करेंगे। तो हो गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनएफिशिएंट है, डिले हो जाता है उसके अंदर। फिर जो एडजर्नमेंट्स है, मतलब जुडिशरी के अंदर बहुत ही फ्लिम्सी ग्राउंड्स के ऊपर जो है एडजर्नमेंट्स ली जाती है, जिसकी वजह से वो केस कभी कंप्लीट ही नहीं होता। मतलब हमें पता है कि 20-25 ईयर्स लग जाते हैं। फिर उसके अंदर जो है बजटरी एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतना एफिशिएंट नहीं होता है। ये तो हर जगह पॉइंट आ जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हो गए पेंडेंसी के। तो मैं ये ना आपको मतलब सिर्फ इतना पता होगा कि किस ब्रॉडर स्ट्रक्चर अगर हम दिमाग में रख पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सोच सकते हैं। अब इसके वे फॉरवर्ड मैंने इसको डिफाइन मतलब डिवाइड किया है: जुडिशियल इंटरवेंशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बताइए जुडिशियल इंटरवेंशन करके हम कैसे पेंडेंसी को कम कर सकते हैं? ट्रांसफरिंग रिड्यूस मैम मोर एंड मोर एडजर्नमेंट। केसेस हम लोक अदालत वगैरह में सॉल्व करेगा। जो लोक अदालत हैं दैट विल कम इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मैम जो रीअपॉइंटमेंट ऑफ ई रिटायर्ड जजेस। जैसे यस जैसे मैम जो ई गवर्नेंस होता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक जुडिशरी भी वो करें, डिसीजन हम्म, दें।
हम ई जुडिशरी लेके आ सकते हैं, और आई थिंक किसी ने लाइक रिटायर्ड जजेस को यूटिलाइज करने की बात की थी, तो आप उसको लिखोगे कि डॉग जजेस लेके आ सकते हैं हम। लक्ष्मीकांत के हम अंदर पढ़ते हैं कि जुडिशरी ही अपॉइंट करती है। आगे। रिड्यूस एडजर्नमेंट्स। हाँ, मतलब एडजर्नमेंट्स को लेके मे बी वो डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई मतलब गलत ग्राउंड्स पे लेने की कोशिश करता है एडजर्नमेंट, तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, मतलब अंदर इंटरनली जो रूल्स है उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। और punishment to fake PILs. हाँ, पीआईएल्स को लेके भी प्रोविजन की जा सकती है, मतलब जो भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं पीआईएल्स का बर्डन बढ़ रहा है। और आप लिख सकते हो कि जो रीजनल बेंचेस हैं उसको स्टैब्लिश किया जा सकता है। लक्ष्मीकांत के अंदर जो रीजनल बेंचेस की प्रोविजन है। ओके, लेट मी आस्क यू वन प्रीलिम्स क्वेश्चन। जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है, दैट इज दिल्ली, इट्स डिफाइंड एंड रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आर्टिकल 124। अंकित, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या बोला है, प्लीज मैसेज कर दीजिए। यस। ओके, एनीवन एल्स? वो लिखा हुआ है ना कि सीजे या प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद रीजनल बेंचेस कहीं और भी बना सकता है। अर्चना? Yes, ma'am, it's mentioned. Okay. Yes, it is mentioned कि जो दिल्ली है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके अंदर ये प्रोविजन है कि आर्टिकल 130 के अंदर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रीजनल बेंचेस को स्टैब्लिश कर सकता है। ऑफ कोर्स इसके लिए प्रेसिडेंट का मतलब उसको कंसल्ट करेगा, लेकिन करता है सुप्रीम कोर्ट है, सीजीआई के पास होती है पावर। तो हमें ये समझ आ गया कि रीजनल बेंचेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो ये कुछ जुडिशियल इंटरवेंशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हो गए कि हम पेंडेंसी को टैकल कर पाए। ओके, एनी लेजिस्लेटिव? फंडिंग इंक्रीज कर सकता है कोर्ट की। हम्म ये तो आप Yeah. एग्जीक्यूटिव में भी लिख सकते हो, अदरवाइज केस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, बजटरी एलोकेशंस बढ़ाई जा सकती है बेसिकली। और CFI वाला। मैम एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर उनके वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमेशा इशू रहता है कि जजेस की हॉलीडेज काफी होती है, हाँ, ये वाला पॉइंट इनको अलग आप से समर वेकेशन मिलता है। ये वाला पॉइंट आप जुडिशियल इंटरवेंशन में लिखोगे, क्योंकि वो सब जुडिशरी के हाथ में होता है, जो हॉलीडेज के रिगार्डिंग रहता है वो जुडिशरी खुद ही अपना मेंटेन करती है, तो आप उसमें लिख सकते हो जुडिशियल इंटरवेंशन में। और आर्टिकल 312 अभी न्यूज के अंदर भी था, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने मेंशन किया था, द्रौपदी मुर्मू ने, कि जो मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है वो स्टैब्लिश करनी चाहिए, ताकि हम डाइवर्सिटी, जो यूथ टैलेंट है उसको भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जुडिशरी के अंदर, क्योंकि वो डाइवर्स फील्ड से आएंगे। तो ये आर्टिकल 312 हो गया। और इनफैक्ट जो मतलब फाइनेंस कमीशन है उसने भी बोला था कि प्रोफेशनल मैनेजर्स वगैरह वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ताकि हम बेटर वे में मैनेज कर पाए। अब आ गया एग्जीक्यूटिव। Better coordination among agencies. हम्म और Separation of investigation and law and order management wing in police. हाँ, आप कह सकते हो कि पुलिस रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। और इनफैक्ट आप हम अभी बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, उसके बाद सीजीए को कंसल्ट करने के बाद, लेकिन उसका टाइम डिफाइन नहीं है। तो मतलब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंदर कुछ चेंज लेके आना है, तो फाइलिंग जो है, मतलब जो वैकेंसीज है उनको टाइमली फिल करें, ये एग्जीक्यूटिव कर सकता है। ओके, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
प्रमोशन कानून ऑफ लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स, ग्राम न्यायालय। हाँ, मतलब उसको आप मेंशन कर सकते हो। मतलब इंडिया के अंदर बेसिकली जो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि हम इसको प्रमोट कर पाए, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की भी बात आएगी, जो अननेसेसरी एसएलपी फाइल होती है वो ना हो ट्रिब्यूनल्स के अंदर। हम जब पढ़ेंगे कल ट्रिब्यूनल्स को लेके, तो वहाँ पे जो इश्यूज क्या है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, वो प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब जो हम 3 Fs पढ़ते हैं, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज को लेके, वो अगर हम लाइक प्रोवाइड करेंगे ट्रिब्यूनल्स को तो वो बेटर है, लाइक मैनेज कर पाएंगे। तो एसएलपीज जो है, मतलब जो फर्दर अपील फाइल होती है वो नहीं होगी। ये हो गया पेंडेंसी को लेके वे फॉरवर्ड। अब आ गया ओवरऑल, हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट अंकित ने बताया था पेंडेंसी को लेके, अंकित ने शायद और भी मेंशन किए थे, एक सेकेंड। अंकित ने मेंशन किया पेंडेंसी, डिलेड डिसीजन मेकिंग और पीआईएल बर्डन। ओके, तो अंकित ने 2 मेंशन किए हैं जो जुडिशरी के अंदर इश्यूज हैं। अब जुडिशरी के अंदर एक एक्सेसिबिलिटी का इशू है। आप लिख सकते हो कि मतलब अगर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर ही है, तो साउथ के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए वो दूर हो जाएगा। और आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग ये अगेंस्ट हो गया एक्सेसिबिलिटी को लेके, और इसीलिए हम रीजनल बेंचेस की बात करते हैं। तो एक डिस्कशन हो जाती है कि रीजनल बेंचेस क्यों स्टैब्लिश होने चाहिए आर्टिकल 130 के अंदर। पेंडेंसी को लेके हो गया, जजेस कम है, ये भी हम लाइक एक डाटा याद कर सके हैं कि जो लॉ कमीशन है उसने 50 पर जजेस, मतलब 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन बताया है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अराउंड 20 है। फिर जो हमारा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है वो इनफेक्टिव है, वहां पे पेंडेंसी ज्यादा होती है। इनफैक्ट वहां पे जो मतलब जो भी मैन पावर है वो इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं होती। फिर रेट्रिब्यूटिव रेदर देन रिफॉर्मेटिव जस्टिस हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने यही बात बोली थी कि जो हमारा मोरल यूनिवर्स है उसका जो आर्क है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस की तरफ होना चाहिए। मतलब ये आप एथिक्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो अगर कहीं पे काम आए, अदरवाइज सिर्फ आप इतना लिख सकते हो। इसी के अंदर जो डिस्कशन होती है मतलब डेथ पेनाल्टी को लेके, वहां पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वी वांट टू प्रोवाइड रिफॉर्मेटिव जस्टिस रेदर देन रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। फिर आता है ह्यूज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, ये अर्चना ने मेंशन किया था। फिर जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इसकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग, ये ब्रॉडर इश्यूज हो गए। अब इसी के अंदर जो मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ये बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे ओवरऑल आ जाए कि इश्यूज क्या है। मेजर एक प्रॉब्लम को उठा के पॉइंट, जैसे सपोज पेंडेंसी के रिगार्डिंग हम कर चुके हैं, तो लैक ऑफ जजेस उसी के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट जो एक्सेसिबिलिटी है वो क्वेश्चन हो सकता है कि रीजनल बेंचेस सेटअप करने चाहिए या नहीं। एडीआर पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, वो हम कवर करेंगे, ट्रिब्यूनल्स, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय। फिर उसके बाद अंडर ट्रायल पर ये जब हम पुलिस रिफॉर्म्स या प्रिजन रिफॉर्म्स करेंगे वहां पे मतलब मेजर इशू बनता है। फिर ट्रांसपेरेंसी को लेके हमने कोलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ लिया, एनजीएसी के रिगार्डिंग पढ़ा। और या फिर जो क्वेश्चन है वो किसके रिगार्डिंग बन सकता है कि ऐसे आ सकता है कि इंडिपेंडेंट जो है कमीशन सेटअप होना चाहिए या नहीं। फिर आता है उसके बाद हमने पेंडेंसी को टैकल करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात की। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग क्यों न्यूज के अंदर था, क्यों इसकी डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि प्रेसिडेंट जी ने मेंशन किया था कि हमें ये एस्टैब्लिश करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया कि इससे पेंडेंसी कम हो सकती है। मतलब हम जो भी जुडिशरी के अंदर इतनी पेंडेंसी एग्जिस्ट करती है उसको टैकल कर सकते हैं। और नहीं, पहले ये बताइए जो प्रीलिम्स की प्रोविजन है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सेटअप कैसे की जाती है? मैम राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी मैम राज्यसभा। आर्टिकल 312 के अंकित आपकी वॉइस सही नहीं आ रही, आप लिख के बता दीजिए। एनीवन? 2/3 मेजॉरिटी। मतलब राज्यसभा के अंदर अगर 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग से पास हो जाएगा, मेजोरिटी पास हो जाएगी, उसके बाद हम ऑल इंडिया सर्विसेज सेटअप कर सकते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कितनी है ऑल इंडिया सर्विसेज इंडिया के अंदर? 3 मैम 3 हाँ, कौन कौन सी है? IAS IPS IF and फॉरेस्ट। लास्ट जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो ये 3 है एट प्रेजेंट ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यसभा सेटअप कर सकता है। और हमने बात की
आर्टिकल 312 के अंदर स्टैब्लिश होता है। मतलब ये हो गया स्टैटिक पोर्शन जो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो मतलब जुडिशियल सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 बाय द रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा ये सेटअप हो सकता है। इसका फायदा क्या होगा? एक तो वही जो मतलब पेंडेंसी है उसको हम टैकल कर सकते हैं, और इनफैक्ट जो इसके कारण हम ट्रांसपेरेंसी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, और जो भी टैलेंट पूल है उसको लिवरेज कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब क्या होगा कि अगर मतलब एक ऑल इंडिया लेवल पर कुछ एग्जाम हो रहा है, अभी तो स्टेट लेवल पर होता है जो जजेस अपॉइंट होते हैं, तो उससे हम बेटर जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर पाएंगे, मतलब बेटर टैलेंट पूल ले पाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जब आएंगे उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। अब इसी से आपको एक इश्यू समझ में आएगा कि अगर हम समझते हैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है, वहां पे जो है रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब अगर कोई साउथ इंडियन है पंजाब में आएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वहां पे पंजाबी मोस्टली, या मतलब हरियाणा में हिंदी होगी, तो ये इशू क्रिएट हो सकता है। ये आप चैलेंजेस के अंदर मेंशन कर दोगे। और जो है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो एग्जिस्ट करती है उसके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और ऋषभ आपके लिए क्वेश्चन, आपने सिलियन फीचर्स किए थे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या ये रिप्रेजेंट करता है? सॉरी मैम मैम फिर से। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कौन से फीचर को हम्म रिप्रेजेंट करता है? यूनिटरी नेचर कंट्री यस, का। यस, यूनिटरी जो बेस बायस है फेडरलिज्म के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। वही इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो हम कहेंगे फेडरलिज्म का है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है यूनिटरी बायस का है। तो ये मतलब कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हो तो उसके साथ लिंक करके थोड़ा सोचते रहना है ताकि हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे हम टिक कर पाए। चैलेंजेस क्या है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग? वही इसके अंदर हम अगर हम कह रहे हैं मतलब वहां से स्टेट्स के थ्रू की जगह हम ऑल इंडिया लेवल पर ले रहे हैं, तो उसी बेसिस पे स्टेट्स की जो है अपोजिशन आएगी, जुडिशरी की तरफ से भी आ सकता है। फिर जो हायर जुडिशरी है उसके अंदर जो केसेस जो है वो पेंडिंग है वो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि जो भी ये अपॉइंटमेंट होगा वो लोअर कोर्ट्स के अंदर होगा। जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के अंदर अराउंड 70,000 केसेस पेंडिंग है। और यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टीज ये पॉइंट कह रहा है कि जो फोकस नीड्स टू बी इम्प्रूविंग लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एज करंटली जो यहाँ पे स्मॉल टैलेंट पूल एग्जिस्ट करता है, कुछ ही कॉलेजेस से आता है, जो इंसेंटिव कम होगा करियर एडवांसमेंट्स के रिगार्डिंग। और आप ये भी कह सकते हो कि एक मतलब जैसे वो होता है ना रिफ्ट क्रिएट हो सकती है, मतलब एक स्टेट एग्जाम से आएंगे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से आएंगे, वो सेंट्रल के अंदर होंगे तो स्टेट फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हो गई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेके। ये बहुत पुराना टॉपिक है, ये दोबारा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेसिडेंट जी ने मेंशन किया है। फिर गवर्नमेंट लिटिगेशन को रिगार्डिंग है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैक्स लिटिगेशन है विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे भी वो हेल्प नहीं कर पाएगा। मतलब ये कुछ रीजंस हो गए कि वहां पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज काम कर पाएगा ही नहीं। एक तो हायर जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी है उसको नहीं ये टैकल कर सकता, प्लस जो टैक्स लिटिगेशंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा मतलब केसेस एग्जिस्ट करते हैं, ये सुप्रीम लाइक इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया। आप इसको मेंशन कर सकते हो। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बाद टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये मतलब प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा ऑलरेडी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स के अंदर दो तरह की लाइक कंटेम्प्ट वो है पावर्स विद द कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर विलफुल डिसओबे किया हो कोर्ट के ऑर्डर को, या फिर कोई भी अंडरटेकिंग जो है कोर्ट की उसको ब्रीच किया हो। अब क्रिमिनल के अंदर क्या है, मतलब स्कैंडलाइज किया लोअर किया हो अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, या फिर इंटरफेयर किया हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर। ये मेजर जो केसेस कुछ जो न्यूज के अंदर थे इसके रिगार्डिंग, एक तो प्रशांत भूषण केस था। जो प्रशांत भूषण केस है उसके अंदर जो प्रशांत भूषण जी है वो मतलब लॉयर हैं, ये एक्टिविस्ट लॉयर हैं, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मेंबर थे। उसके कारण मतलब जो भी इनकी स्टेटमेंट्स थी उसके अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट का ऑर्डर इनके अगेंस्ट पास हुआ था। एक तो प्रशांत भूषण केस एक मेजर जो रहा है हाईलाइट, एक लाइक 6-7 ईयर्स पहले का केस है लेकिन ये न्यूज में काफी था, जस्टिस मार्कंडेय काटजू के रिगार्डिंग। इनका क्या केस था, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इंडिया को मतलब ये इंडियन कोर्ट के सिस्टम के अगेंस्ट इनके कुछ स्टेटमेंट्स थी। मतलब ऑल्दो ही वाज अ जज, फॉर्मर जज थे,
उन्होंने कुछ स्टेटमेंट कही कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, लाइक कोर्ट सिस्टम उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस डाला था। तो मतलब आप रिसेंट ये देख सकते हो मार्कंडेय काटजू के रिगार्डिंग, या फिर प्रशांत भूषण केस जो है, अगर आपने एक कंटेक्स्ट देना है रिसेंटली करके, मतलब इंट्रोडक्शन हो सकती है। और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनली पावर किसके अंडर मिली है ये पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए भी आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, 215 के अंदर जो है हाई कोर्ट के पास पावर है, और इनफैक्ट जो आर्टिकल 142 है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर कोई भी कंटेम्प्ट का ऑर्डर हो। तो मतलब ये आर्टिकल एटलीस्ट 129 तो याद रहना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है। फिर हमने कर लिया एक लाइक माइक्रो डायग्राम बना के आप शो कर सकते हो कि दो तरह की होती है, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया। और हमने दो तरह के केसेस को डिस्कस किया। प्रशांत भूषण केस वही इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, लाइक ये एक्टिविस्ट लॉयर थे, तो वहां पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दी। फिर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो जस्टिस मार्कंडेय काटजू की जो स्टेटमेंट थी उसके अगेंस्ट। ये कुछ लाइक एग्जाम्पल्स होंगे जो आप कोट कर सकते हो। अब बात आती है कि जरूरत क्यों है। सिंपल, मतलब सोच सकते हो सिंपल क्या आ रहा है दिमाग में, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंटेम्प्ट लॉ। ओके, मैम जुडिशियल नॉर्मेटिक इंडिपेंडेंस। यस, रूपाली, अंकित, यू वर स्पीकिंग समथिंग। जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मतलब अगर हम कंटेम्प्ट लॉ रखेंगे तो जो भी जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट आती है, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए एक मीडिया ट्रायल हो सकता है मे बी, तो उसको रोकने के लिए जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए इसकी जरूरत है। यस, और मैम सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज बाकी ऑर्गन्स उसको ओवर पावर करने लगेंगे। यस, और डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी जो है उसको अपहोल्ड करने के लिए, और मे बी जो केसेस है वो विदाउट फियर, मतलब जो अंकित ने बोला सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। इनफैक्ट आर्टिकल 19(2) जो हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर ये सब्जेक्टिव है पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी को लेके, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये 19(2) को मतलब भी सपोर्ट करता है ये इसको। फिर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए और जुडिशरी के अंदर जो है कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हो गई हो। लेकिन 2006 में इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, तब यही बात निकल के आई थी, इफ देयर इज एनी रिपोर्ट जो कि ट्रुथ है, मतलब वो ट्रुथ दिखा रही है, तो वो लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं मानी जाएगी। इसीलिए पीएन दुआ केस है, मतलब मेयर क्रिटिसिज्म इज नॉट अ कंटेम्प्ट, एंड इनफैक्ट जो अगर फैक्ट्स हैं वो ट्रू है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन इश्यूज इसमें वही हमने कि आर्टिकल 19(1)(a) को लेके, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको कर्व करता है, और कुछ क्लैरिटी नहीं है व्हाट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमने डिस्कस किया कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 129 के अंदर मिली हुई है और 215 के अंदर। तो अगर हम ये एक्ट हटा भी देंगे तब तो और भी वाइडन हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की पावर या हाई कोर्ट की पावर। तो हमें ये एक्ट हटाने का तो कोई यूज नहीं है क्योंकि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो मतलब अगर आप इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो एक्ट है वो रिमूव कर देना चाहिए, तो आपका स्टैंड ये होना चाहिए कि उसको रिमूव कर देंगे तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कोर्ट की। और इनफैक्ट इट्स वेरी वाइडन टर्म कि क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिशन आ जाती है विद द जुडिशरी। इसी के कारण जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टॉपिक निकलता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनली भी ये रिमूव हो चुका है। अब किया क्या जा सकता है, मतलब इफ वी कांट रिमूव दैट एक्ट, तो लॉ कमीशन का कहना है कि हम इसको रिटेन करना चाहिए, बट एटलीस्ट जो इसका टेस्ट है फॉर कंटेम्प्ट उसको रीवैल्यूएट कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसको सिर्फ लिमिट कर सकते हैं कि कुछ इन्फोर्स या कंप्लायंस करने के लिए, मतलब जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं इसके साथ जो लिंक्ड है। अब आती है बात जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसका मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी के पास कुछ अनलिमिटेड पावर जैसा है, तो उसको हम कैसे मेंटेन करें। मतलब एक साइड पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हमने मेंटेन करना है, दूसरी साइड पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अब क्यों जरूरी है, मतलब इसकी बात कहाँ से आती है। एक तो आप आर्टिकल 124 to 117, इसके अंदर क्या है,
ओके, कौन कौन सी ग्राउंड्स है ऑन विच सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड? मैम प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यस, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी। ये वर्ड्स जो है मतलब क्लियर होने चाहिए कि किस ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट जज की रिमूवल होती है। तो ये आर्टिकल 124 और 217 के अंदर दिया हुआ है। फिर आता है 235 को लेके। आर्टिकल 235 के अंदर क्या है? ये हाई कोर्ट की पावर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो वहां से मतलब वो उसको रेगुलेट कर सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट। तो ये यहाँ से भी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी निकलती है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देख लिए। फिर जुडिशियल जजेस इंक्वायरी एक्ट, भाई अगर रिमूव करना है तो उनके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हो सकती है, तो यहाँ से भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन आता है। और 1977 के अंदर मतलब जो जजेस हैं उनकी वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने री इंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये सुप्रीम कोर्ट खुद लेके आए थे 1977 के अंदर। तो ये कुछ टर्म्स होगी जो आप अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टॉपिक निकलता है तो वहां पे आप इसको कोट कर सकते हो, प्रोविजन दिखाने के लिए कि उसके अगेंस्ट जो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्यों है। अब आती है बात क्यों जरूरत है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, हमें चाहिए क्यों? मेन वही कि एफिशिएंसी जो है जजमेंट्स की उसको इम्प्रूव करना है। इसके लिए रिसेंट आपने केस सुना होगा मे बी, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था। मतलब इफ समवन इज ग्रुपिंग अ चाइल्ड बट विदाउट लाइक स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बट विद सेक्सुअल कॉन्टेंट इंटेंट था उसका, स्टिल वो पोस्को के अंदर जो है चार्ज नहीं होगा। तो इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिसेंट में आई थी कि नहीं, अगर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट नहीं भी है बट अगर सेक्सुअल इंटेंट है, दैट इज द मेजर इंग्रेडिएंट इन पोस्को एक्ट, तो वो एक्ट लग जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं हम एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो बॉम्बे हाई कोर्ट का कि उन्होंने लाइक जो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट को मेजर बताया, वो सही नहीं था। तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो। फिर आता है इम्पार्शियल फंक्शनिंग that would augment the public trust। इसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल याद आ रही हो? सीजीआई का केस था, सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल होता है उनके अगेंस्ट। उसके अंदर क्या होता है, वो इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप लाइक एक्सटर्नल कमिटी, वो एक इंटरनल लाइक कमिटी सेटअप करते हैं। पहली बात तो अगर सीजीआई इज इन्वॉल्व तो उनको सेटअप ही नहीं करने का राइट होना चाहिए, बट स्टिल उन्होंने इंटरनल कमिटी ही सेटअप की रेदर देन एक्सटर्नल, तो ये इम्पार्शियल फंक्शनिंग नहीं दिखाता है। थर्ड आ गया कि आरटीआई जो है, मतलब आपने सुना होगा, आई थिंक ये 2018 से पहले की जजमेंट थी कि जो सीजीआई है वो आरटीआई के अंदर भी आते हैं, ये जजमेंट आया था। अब ये आरटीआई का कितना स्कोप है ये क्लियर नहीं है। जैसे रिसेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट का लाइक रूलिंग आई थी, कोई भी फाइल नोटिंग्स है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग पे, जो हाई कोर्ट की रहती है वर्किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग, उस पर कोई फाइल नोटिंग है तो वो उस पर आरटीआई अप्लाई नहीं होता। तो मतलब ये कुछ चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी है। इनफैक्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉलेजियम। तो मतलब अगर हम देखते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की नीड क्यों पड़ रही है, एक तो वही क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स कैसी है, फिर इम्पार्शियल फंक्शनिंग हो रही है नहीं। कॉलेजियम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देयर इज अ अंकल जज सिंड्रोम बाय कोटेड बाय लॉ कमीशन। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मतलब केसेस जो है पेंडिंग बढ़ते जा रहे हैं। हमने किया था 4 करोड़ के अराउंड मतलब पेंडिंग केसेस हैं नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अकॉर्डिंग। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोलेजियम को लेके हो गया। इनफैक्ट रिसेंटली जो केस चल रहा है रिक्यूजल ऑफ जजेस को लेके, मतलब दे आर रिक्यूजिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द केसेस। रिक्यूजल क्या होता है, मतलब अगर कोई भी केस उनके पास आया वो रिक्यूज कर सकता है, मतलब उससे पीछे हट सकते हैं, मतलब दे विल से कि हम इसको नहीं लाइक रूल करेंगे, मतलब इस पे ऑर्डर नहीं देंगे, वो पीछे हट जाते हैं तो उसको रिक्यूजल कहते हैं। और इसके लिए कोई भी रीजन नहीं स्टेट करते, तो कहीं ना कहीं वो किससे बच रहे हैं, मतलब ऑल्दो दिस इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर रिक्यूजल पे क्वेश्चन बन जाता है तो उसका पॉजिटिव क्या है, बाय देयर इज अ नीड ऑफ रिक्यूजल ऑफ। मैम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए आप क्या लिखोगे कि जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको अवॉइड करने के लिए, यस मैम। मतलब अब जैसे अयोध्या वाला केस था, वहां से भी मतलब इन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया था, जज ने। वो किस लिए किया था, बिकॉज ही वाज एक्चुअली पार्टी इन दैट अयोध्या केस, दैट्स व्हाई ही रिक्यूजेस हिमसेल्फ। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सॉरी, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए ये जरूरत है। फिर आप वही लिख सकते हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए जरूरत है, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए जरूरत है,
बट इसका नेगेटिव क्या है कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रीजन, तो उससे ट्रांसपेरेंसी और जुडिशरी के ऊपर जो फेथ है वो रिड्यूस होता है। तो आप ये कुछ नेगेटिव दे सकते हो। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या आप सोच सकते हो कि लाइक रीजन स्टेट कर देना चाहिए, या फिर कोई एसओपीज आ सकती हैं कि लाइक पर्टिकुलर प्रोसेस क्या होगा रिक्यूज करते वक्त। तो ये हो गया कि अगर स्पेसिफिक रिक्यूजल पे बनता है, लेकिन अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन है तो वहां पे हमें इसको एटलीस्ट मेंशन करना है कि जरूरत क्यों है कि एक ये इशू बन गया है। अब ये हो गई नीड। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, सबसे मेजर चैलेंज क्या है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके आने के लिए? क्या पूछा मैम है? अगर कोई रिफ्यूज नहीं करता है अपने केस से तो उसके लिए मैम कुछ पनिशमेंट या कुछ वो नहीं है गाइडलाइंस? हाँ, आप ये कह सकते हो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए एज सच कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। और क्वेश्चन क्या पूछा था? जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके आने के लिए क्या हिंड्रेंसेस है, क्या चैलेंजेस है? मैम मेजर एक आरटीआई चैलेंज। वाला अंटिल देयर इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आरटीआई के अंदर आना चाहिए उन चीजों। मतलब आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो कि मतलब मेजर चैलेंज क्या है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मतलब हम एक साइड पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके रहते हुए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी लेके आना लाइक टफ है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ मेजर चैलेंज। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके 2021 के अंदर, जो लाइक उड़ीसा हाई कोर्ट है, इन्होंने एक फर्स्ट टाइम एक एनुअल रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस प्रोवाइड की। तो कहीं ना कहीं आप ये मतलब कंटेक्स्ट दे सकते हो कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट होती है। और इससे क्या हम कर सकते हैं, देयर कुड बी लाइक इक्विलिब्रियम बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो ये कंटेक्स्ट हो गया। तो एक तो ये ही वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हम एक एनुअली या मतलब 5 इयर्स के बाद या कुछ मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश करें जुडिशरी खुद। और इसके लिए हम एक पार्लियामेंट को बोल के एक लॉ लेके आ सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट उसने कैसे फंक्शन किया, ताकि हम पेंडेंसी को भी डील कर सकते हैं। जो फ्लिम्सी ग्राउंड्स पर एडजर्नमेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो उससे डील कर सकते हैं। फिर एक जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल आया था 2010 के अंदर, इसको दोबारा लेके आया जा सकता है। एक परमानेंट डिसिप्लिनरी कमिटी सेटअप की जा सकती है, जिस तरह हम उसके लिए पढ़ते हैं पुलिस के लिए, पुलिस के अगेंस्ट पब्लिक मतलब एक कमिटी सेटअप होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे डिसिप्लिनरी कमिटी सेटअप की जा सकती है। फिर आरटीआई का स्कोप जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, लोकपाल के अंडर लेके आ सकते हैं, या फिर एक रेगुलर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम हो सकता है। तो बेसिकली जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज समथिंग कि जुडिशरी जो भी डिसीजन ले रही है या कोई भी जजमेंट रूलिंग दे रही है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई भी दे रही है। अब ये हो गया आपका मीनिंग, क्या फ्रेमवर्क है, मतलब किस लॉज के अंदर ये चाहिए, इसकी जरूरत क्या है। हम कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट का जो कुछ एग्जांपल है वो दिमाग में रख सकते हैं। वे फॉरवर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली में क्या हुआ है, उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट लेके आया है इसकी परफॉर्मेंस को लेके। तो ये हो गया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके जो टॉपिक है हमने ये डिस्कस कर लिया। इसको लिंक करना है रिक्यूजल ऑफ जजेस के रिगार्डिंग जो करंटली न्यूज के अंदर था। अब आता है कि जो इसके रिगार्डिंग रिलेटेड टॉपिक्स क्या है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो आरती ने मेंशन किया था, ये हमने कहाँ पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, सेपरेशन ऑफ पावर के इश्यूज में। जुडिशियल एक्टिविज्म वहां पे प्रॉपर डिस्कस हो गया है कि इसकी इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी नीड क्या है। और फिर आता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ओके, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बाद आप सिर्फ इसको रिवाइज कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जो भी दिमाग में आ रहा है आपके। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, आर्टिकल 129। ओके, आर्टिकल 32 मैम, पावर टू इशू रिट्स। 226। सबसे इंपॉर्टेंट भूल रहे हो आप, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। आर्टिकल 124, इसके अंदर क्या है हमने अभी डिस्कस किया, दो ही ग्राउंड्स हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और उसके लिए भी प्रॉपर स्पेशल मेजोरिटी पास होती है, वो लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स वाला पार्ट हो गया।
कि मतलब दोनों में से कोई भी हाउसेस जो है लाइक राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी करता है, आई थिंक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 100 मेंबर्स के थ्रू वो साइन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ये हो गया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को लेके, रिमूवल के रिगार्डिंग। और उनकी जो अगर अपॉइंटमेंट होगी है तो उनके जो टर्म्स कंडीशंस है आफ्टर देयर एम्प्लॉयमेंट मतलब अपॉइंटमेंट, वो चेंज नहीं की जा सकती। और उनके जो एक्सपेंडिचर है चार्ज ऑन CFI। तो मतलब दीज आर नॉट पोर्टेबल। और हम पार्लियामेंट पार्लियामेंटेरियन डिस्कस नहीं कर सकता कोर्ट का। क्या? हाँ, यस, आर्टिकल 121। मैम 212। आई थिंक 211। यस मैम। तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग हो गए कुछ प्रोविजंस, मतलब जो एक रैंडम क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे आपको लाइक प्रोविजंस लिखने हो कि देयर इज अ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यस अंकित। मैम 121 ये आर्टिकल किस चीज का है? बेसिकली पार्लियामेंट कांट डिस्कस जो भी जुडिशरी के अंदर हुए, जुडिशरी के कंडक्ट को लेके पार्लियामेंट कांट डिस्कस। अंकित सर ये पहले पढ़ा है हमने। सेपरेशन ऑफ पावर। यस। सॉरी मैं भूल गया था। और एक आर्टिकल है 138। बेसिकली जो पार्लियामेंट है वो जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की वो वाइडन कर सकता है, उसको कर्टेल नहीं कर सकता। तो 138 आर्टिकल, तो ये कुछ जुडिशियल इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग हो गए जो आप कोर्ट कर सकते हो। क्यों जरूरत है, यू ऑलरेडी नो के मतलब वो बेटर फंक्शन कर पाए, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, और जो मतलब क्वालिटी ऑफ जस्टिस है उसको लेके आ सके। 39A लिख सकते हो मतलब जस्टिस के लिए। तो आर्टिकल 50 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये हो गया जस्टिफिकेशन जो आप दे सकते हो। इसमें लाइक इश्यूज क्या है, वही हो गया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का इशू हो गया, मतलब चैलेंज बेसिकली हमें वो भी चाहिए क्योंकि रिक्यूजल ऑफ जजेस को लेके जो करंटली सिनेरियो आप वो थोड़ी सी एग्जांपल्स मेंशन कर सकते हो। फिर जो लाइक कंक्लूजन है वो यही होगा कि हमें बैलेंस चाहिए बिटवीन बोथ। और आप जो हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा का जो रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट आई है उसको कोट कर सकते हो। फिर आता है PILs। PIL के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या आ रही है, मतलब किससे ये निकलता है? मैम रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950 and 51। आर्टिकल 32। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल 1951 से PIL। सॉरी। लीगल एड वाले से। यस, आर्टिकल 39A इट्स अ मेजर आर्टिकल फॉर द PIL बिकॉज 32। आर्टिकल 14 इक्वालिटी के लिए हमें चाहिए। आर्टिकल 21 मतलब देर आर न्यूमरस आर्टिकल दैट कैन बी कोटेड हेयर, बट जो मेजर रहेगा 39A और 32। उसके बाद 14 और 21 क्योंकि ब्रॉडर फंडामेंटल राइट्स है तो इसको कोट कर सकते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। फिर वो PN भगवती जी जो है यहाँ मतलब वहां से ओरिजिन हुआ, वो सब आप लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ते हो। अब PIL की जरूरत क्यों है, ये कहीं ना कहीं जो भी टॉपिक था हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म की नीड क्या है वहीं से जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे 377 को जो हमने लाइक डीक्रिमिनलाइज करने के लिए लेके आए PIL, तो कुछ भी पॉजिटिव जो रहे आप वो एग्जांपल दे सकते हो। लेकिन इश्यूज क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पे फेक मिसयूज जो है इसका इंक्रीज हो रहा है PIL का, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब एक तो मिसयूज हो रहा है इस प्रोविजन का, सेकंड इससे पेंडेंसी जो है मतलब बर्डन ऑन सुप्रीम कोर्ट वो इंक्रीज हो रही है पेंडिंग केसेस। और इसके लिए वही वे फॉरवर्ड क्या होगा? और सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है किस बेसिस पे। हाँ मतलब एरियाज डिफाइन किए जा सकते हैं इसको लिमिट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ लॉ लिख मतलब सुप्रीम कोर्ट कह सकता है पार्लियामेंट को कुछ लॉ लिख के आ सकते हैं हम स्पेसिफिक रिलेटिंग टू PIL।
और एक फंड इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम, जहाँ पे बेसिकली जो पीएल की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो पुअर लोग हैं वो अपने लाइक लिए जो है केस फाइल नहीं कर सकते, तो उनके बेसिस पे हम बेसिकली लोकल स्टैंड जो है उसको रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोविजन को। तो अगर एक गवर्नमेंट फंड इस्टेब्लिश कर देगी जिसको यूटिलाइज करके जो है मतलब जो भी केसेस हैं, मतलब जो पुअर लोग हैं वो फाइल कर पाएंगे, तो पीआईएल्स की हम जरूरत जो नीड है वो कम कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग पीआईएल्स को डील करने के लिए मे बी स्पेसिफिक कुछ जैसे हम रीजनल बेंचेस की बात की थी वो स्टैब्लिश किए जा सकते हैं, ताकि हम पेंडेंसी को भी कम कर पाए। तो ये कुछ हो गए जो आप वे फॉरवर्ड दे सकते हो उसके कंटेक्स्ट में सोच के। कोई भी मतलब वो नहीं देना है, मतलब कोई इस तरह का कमेंट नहीं करना है, मतलब बैलेंस्ड व्यू ही रखना है पीआईएल्स को लेके। अब ये वे फॉरवर्ड हो गया। हमने डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी को डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी की बात कहाँ से निकल के आई पहले तो, इसकी इतनी ज्यादा डिस्कशन? यस अंकित। एग्जाम्पल देते टाइम जैसे किसी का नेम मेंशन प्रॉपर कर सकते हैं, जैसे कोर्ट ने जूही चावला को, मैम उस पे डाटा भी था कि पीआईएल पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने वो किया था 5G बैंड। हाँ, आराम से लिख सकते हो। सिर्फ कंट्रोवर्शियल मतलब पॉलिटिशियंस रूलिंग गवर्नमेंट वहां पे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा सेलिब्रिटीज का नेम कुछ नहीं है। ओके, डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशरी की बात कहाँ से निकल के आई? कोविड-19 के दौरान कोर्ट्स लाइक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ई कोर्ट्स की बात आई। इनफैक्ट ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो चल रहा है, और जो इसके मतलब जुडिशरी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये यहाँ से निकल के आता है डिजिटाइजेशन। आप सोच सकते हो कि जरूरत क्यों है, नीड? मैम डिपेंडेंसी कम होगी क्योंकि हैवी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं प्रॉपर एग्जैक्टली, पेपर्स में। पेंडेंसी कम कर सकते हैं हम यहाँ पे डाटा देंगे कि 4 करोड़ केसेस के अराउंड पेंडिंग है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अकॉर्डिंग। ट्रांसपेरेंसी आएगी। मैम एरर्स, सॉरी? मैम लेस स्कोप फॉर ह्यूमन एरर। मैम न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, जज के जजमेंट देने के बाद में मैम उसने डेट का इशू कर दिया था, जो हाँ, टाइप करते हैं उन ह्यूमन लोगों ने। एरर को आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब अगर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे। और हम कॉस्ट भी कम मैम कर सकते हैं। सॉरी? एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी मैम लोगों की। एग्जैक्टली, कॉस्ट कम हो जाएगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब जो दूर से, अब जैसे हम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली के अंदर है, तो उसको कम करने के लिए मतलब उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आप 39A आर्टिकल को कोट करोगे। तो ये कुछ लाइक पॉजिटिव्स है, आप सोच सकते हो। इश्यूज क्या है? डिजिटल लिटरेसी, सॉरी? डिजिटल लिटरेसी कम है। डिजिटल लिटरेसी की इशू है। मतलब अगर हम देखेंगे कि डिजिटाइज हो रहा है, मतलब ऑनलाइन केसेस, जो हमारे ओल्ड एज लॉयर्स हैं, मतलब जो स्मॉल सिटीज में होते हैं, उनको जो कंप्यूटर को मतलब यूज करने की ट्रेनिंग वगैरह वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कंफर्टेबल करना पड़ेगा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है इसको यूटिलाइज करने के लिए। और मैम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस है, लाइक वी डोंट देखिए, हैव बिग कंप्यूटर सेंटर्स। मतलब जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर कंप्यूटर्स वगैरह की भी कमी है। इनफैक्ट जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी भी कमी है, मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड मैन पावर, आप ऐसे लिख सकते हो। और डिजिटल लिटरेसी के लिए आप जो एनएसएस का जो डाटा है ई गवर्नेंस में हम पढ़ते हैं मोस्टली, उसको आप कोट कर सकते हो कि 40% के अराउंड अर्बन एरिया के अंदर डिजिटल लिटरेट है और रूरल एरिया में सिर्फ 15% है। और मैम साइबर क्राइम्स का थ्रेट है 500% इंक्रीज हुआ है कोविड के टाइम से। ये साइबर क्राइम का थ्रेट है। यहाँ पे आप कोई भी सर्टीन का डाटा यहाँ पे कोट कर सकते हो। कोई भी, इनफैक्ट सर्टीन ने बोला था कि देर इज अ 400% राइज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द केसेस अंडर आईटी एक्ट। और रिसेंट में जैसे कुंदम कुल्लम के ऊपर अटैक हुआ, एम्स दिल्ली, वहां पे साइबर अटैक हुआ, तो ये कुछ एग्जांपल्स होगी। तो आपको इतना डिटेल में कुछ नहीं लिखना होता, जस्ट जैसे अंकित ने एक डाटा बोला या मैंने एक बोला, जस्ट एक ही देना है इतना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं बनता कि आप इसी के 4-5 एग्जाम्पल देने लग जाओ। जस्ट हमने जस्टिफाई करना है, सब्सटेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। और राइट टू प्राइवेसी को भी लेके प्रॉब्लम है, मतलब डिजिटाइज हो रहा है, मतलब
ऑनलाइन चल रहा है। इनफैक्ट एक मैट्रिमोनियल केस की पब्लिकेशन 2017 में रूलिंग आई थी, तो वहां से भी निकल के आता है कि कितना कंफर्टेबल होगा जो इंसान, मतलब ये ऑनलाइन अगर स्ट्रीम होता है वो, उसके प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 को लेके प्रॉब्लम है। तो ये हो गए कुछ इश्यूज। आपने जो वे फॉरवर्ड लिखना है तो हम स्टेप वाइज मैनर में कर सकते हैं। एक एक जो प्रॉब्लम लिखी है उसी के रिगार्डिंग के, जैसे डिजिटल लिटरेसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लॉयर्स को, और स्टेप वाइज मैनर में किया जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ये हो गया, मतलब आप वे फॉरवर्ड लिख दोगे तो ये कुछ टॉपिक्स हो गए। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके। ट्रिब्यूनल्स हो गया, ग्राम न्यायालय। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ट्रिब्यूनल्स हो गया, लोक अदालत होगी, और जो ग्राम न्यायालय हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट जो सिलेबस है वहां पे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज स्पेसिफिकली भी मेंशन्ड है, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। पहले हम ये डिस्कस करते हैं क्वाजी जुडिशियल बॉडीज क्या होती हैं। मैम जिसमें जुडिशियल मेंबर भी हो, अदर्स अदर्स भी हो मैम। मतलब उसके पास फुल्ली जुडिशियल पावर नहीं है, जुडिशियल पावर भी है, मतलब जो हम जैसे कोर्ट की पावर्स होती है, उसके साथ साथ उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी रहता है। जैसे आपने बोला कि एक टेक्निकल मेंबर होता है, इसके अंदर एक जज होता है, तो जब फुली जुडिशियल पावर नहीं होती और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है तो आता है क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, दोज आर क्वाजी जुडिशियल। मैम एनजीटी। यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्रिब्यूनल ओनली एंड दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। यस CAT SAT SAT यस, ट्रिब्यूनल। और मैम रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। यस, ट्रिब्यूनल। फाइनेंस कमीशन, तो दीज आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। फाइनेंस कमीशन भी क्वाजी तो जुडिशियल एपिलेट बॉडी है। सॉरी, मैम कंपनीज के एपिलेट ट्रिब्यूनल होते हैं मैम जो। हाँ वो तो ट्रिब्यूनल है ही है, मतलब वो तो क्वाजी जुडिशियल हो ही गए। मैं सिर्फ उससे लिंक करना चाहती थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो आप लिंक कर पाओ। तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी के अंदर एक और क्या डिफरेंस आता है जुडिशियल बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी के अंदर। जो जुडिशियल बॉडी होती है, अगर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट मैम हो दे गया। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस, एक ये भी है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है इन पे वो अप्लाई होता है। जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा इसका मतलब क्या है, उनके जो कोड ऑफ प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं करना पड़ता, तो वो टाइमली और स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कर पाते हैं। और एक आता है कि जो यहाँ पे होता है थोड़ा सा सब्जेक्टिव नेचर के अंदर होता है, मतलब जो रूलिंग देते हैं, मतलब होता है ना कि कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग होती है, जो उसने लोगों को समझ के, मतलब जो उसको लगता है इंटरप्रेट करना। ट्रिब्यूनल के अंदर ज्यादा फैक्ट्स पे बात होती है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम यूनिफॉर्मिटी ज्यादा लेके आ सकते हैं ट्रिब्यूनल वाले केस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जो है सब्जेक्टिव ऑर्डर होता है, तो एक ये भी डिफरेंस होता है क्वाजी जुडिशियल और फुली जुडिशियल बॉडी के अंदर। ये हो गया अपने, क्योंकि टॉपिक मेंशन है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग। और हमने डिस्कस कर लिया कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है, जिसकी वजह से जो है कोड ऑफ प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये संकेत। मैम ट्रिब्यूनल्स को पीएनजे फॉलो नहीं करना पड़ता है, ऐसा होता है शायद। नहीं दे आर नहीं, नॉट दे बाय no, ऑफ they नेचुरल। follow the principle of natural justice, but they don't have to follow the code of procedure। मतलब जो होता है ना एविडेंस एक्ट वगैरह, वो अप्लाई नहीं होता है इनको। कोर्ट के अंदर तो प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, इसी कारण प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहां पे नहीं अप्लाई हो पाता। तो ये हो गया ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट को लेके, मतलब जो डिफरेंस है वो समझ लिया। अब ट्रिब्यूनल्स मतलब लक्ष्मीकांत वाला पार्ट कहाँ से आया, मतलब क्या ऐड हुआ। 323 ए ऐड होता है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और 323 बी आई थिंक 72 और 73 अमेंडमेंट है, मुझे ध्यान नहीं है, ये चेक कर लेना। अब आता है 323 ए और 323 बी में एक डिफरेंस क्या है। अब 323A सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, B पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं। यस, और यहाँ पे किस तरह के हैं,
मतलब जो पब्लिक सर्विसेज को लेके जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कैट वगैरह, वो यहाँ पे आएंगे। इनकम टैक्स वगैरह के रिगार्डिंग जितने भी अदर लॉज हैं अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज, वो 323B के अंदर आएगा। और पता होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकते हैं। तो ये हो गया 323B। मतलब जो भी आपके एनजीटी हो गया या इनकम टैक्स को लेके हो गया, वो सारे 323B के अंदर आते हैं। सैट कैट वगैरह ये सब 323A के अंदर आता है। अब आता है उसी के अंदर प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन, जो ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, दोज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये पता होना चाहिए आपको। अब आता है बेनिफिट्स। सिंपल, हमने डिस्कस कर लिया कि वो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको अप्लाई होता है। ये हो गया पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, मतलब फ्लेक्सिबल है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है इनको। और ये बर्डन कोर्ट्स के ऊपर ये कम कर देंगे, पेंडेंसी ज्यादा है। एक्सेसिबिलिटी को बनाते हैं क्योंकि जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह वो हर जगह नहीं होते, ट्रिब्यूनल सेटअप करना इजी भी है। तो ये चीप और क्विक जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, आर्टिकल 39A। क्वालिटी जस्टिस क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकल मेंबर भी होता है, मतलब ज्यादा, जैसे अगर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो वहाँ पे जो टेक्निकल मेंबर होगा वो इनकम टैक्स फील्ड से होगा, तो उसको ज्यादा नॉलेज होगी, तो ये क्वालिटी जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें इश्यूज क्या है? आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रिब्यूनल्स में कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव मेंबर ही होते हैं, और हम जुडिशरी का फंक्शन उससे करवा रहे हैं, तो इट्स हमने ये किया भी हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर कि इट्स अ इशू ट्रिब्यूनल्स जो हैं। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है लगता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि जो उसको अपॉइंट करने वाली बॉडी कौन है? एग्जीक्यूटिव खुद। मतलब अगर मान लो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन कर रहा होगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वगैरह है, उसके अंदर आ गया ना, तो उसी के अगेंस्ट ही केस चलेगा। मतलब डिपार्टमेंट उसी का आएगा इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, और उसी ने वो अपॉइंट किया होगा, तो उससे क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये आरती, यू वर सेइंग समथिंग? मैं वही बोल रही हूँ, जैसे अंकित सर पूछ रहे हैं ना कि मे बी अगर वो अदर किसी और डिपार्टमेंटल के हैं एम्प्लॉयड और वहां पे भी डिसीजन दे रहे हैं, तो वो बायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं ना अपना। हाँ वही, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया ना। मतलब जो ट्रिब्यूनल है उसके, मतलब जैसे मान लो जिस तरह आप बात कर रहे हो कि मान लो कि उन्होंने ही पहले उस डिपार्टमेंट में काम किया हो, बाद में वो जज बन जाते हैं, तो वो उसी मतलब फेवर के अंदर देंगे डिपार्टमेंट के। अब आ गया जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करता है, इसीलिए रोजर मैथ्यू केस आप कोट कर सकते हो। और ये कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर को फॉलो नहीं होता है। मतलब अगर हम ट्रिब्यूनल देखते हैं, सब अपना अपना वर्किंग होती है। इनफैक्ट जो ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस एक्ट आया था, उसके अंदर भी क्या हुआ था? ट्रिब्यूनल्स के अंदर सारी की सारी पावर अपॉइंटमेंट जो है सीजी के पास चली गई है, तो ये ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट हो गया। फिर जजमेंट जो है पुअर होती है इनकी। इससे क्या याद आ रहा है आपको? क्योंकि सारी की सारी रूलिंग्स कहाँ पे जाती हैं उसके बाद? सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब जैसे हम वाटर डिस्प्यूट को लेके कह देते हैं, और इसके लिए प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत के अंदर आप कुछ रूलिंग पढ़े होंगे, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा या हाई कोर्ट के पास भी जाएगा? वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। वो केस आया था ना एक। हम एल चंद्रा कुमार मैम केस, उसके अंदर क्या हुआ था कि वो जो है ओवर रूट नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ये सारथी। मैम जैसे कि एग्जांपल अगर एक तो मैम आर्टिकल 32 में तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट तो मैम फंडामेंटल राइट्स वाले ही ज्यादा लेंगे, और हाई कोर्ट में तो ओवरऑल सारे ही चलेंगे। लेकिन एसएलपी तो है ही है, इसी की हम बात कर रहे थे ना, आर्टिकल 136। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल जंगल बन चुका है, मतलब कि देर आर टू मैनी ट्रिब्यूनल्स, उससे भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। यस रूपाली? वो जो केस बोला था एलन चंद्रा केस, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब यू कैन यूज समवेयर, जैसे ट्रिब्यूनल में ही मोस्टली यूज होता है वो। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इसके अंदर भी है, वही आप फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज की यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये भी जोग्राफिकली कंसंट्रेटेड है, मतलब अर्बन सिटीज के अंदर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, कम है मतलब। और पेंडेंसी का इशू है, मतलब इसके अंदर
जब हम पढ़ेंगे ना स्टैट्यूटरी बॉडीज और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, तो इसी टाइप्स की प्रॉब्लम्स वहां पे लिखनी पड़ती है हमें, जो भी जैसे सीसीआई हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट्स आल्सो क्वाजी जुडिशियल बॉडी। ये काफी देर से न्यूज के अंदर थी, इस बार 2023 के अंदर आया एग्जाम के अंदर, इस पे क्वेश्चन आ गया। तो अगर हम एक मतलब सिंपल सेम फ्रेमवर्क मेंटेन कर लेंगे फॉर ऑल क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, सबके अंदर मोस्टली यही प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो इंडिपेंडेंट नहीं होती। इनफैक्ट अगर हम देखते हैं ना कि सबके अंदर जो भी बेसिकली पार्लियामेंट के थ्रू जो अपॉइंट होती है, मतलब सीजी के थ्रू होती है, सॉरी अपॉइंटमेंट, तो एक तो अपॉइंटमेंट सीजी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अटॉनमी का इशू है। अटॉनमी दोनों बेसिस पे, एक तो अपॉइंटमेंट के बेसिस पे, मतलब जो मैन पावर डिपेंडेंस है किस पे हो गया, सीजी के ऊपर। फाइनेंशियल अटॉनमी नहीं होती क्योंकि फंड्स वहीं से आते हैं। फिर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके इशू रहता है, मतलब सीसीआई के अंदर भी वहीं से आते हैं, एक ये मेंशन कर सकते हो। फिर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि उनके अंदर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अवेलेबल नहीं होता, ट्रेन्ड मैन पावर नहीं होती। तो ये कॉमन जो पॉइंट्स होंगे वो हर जगह यूज हो जाएंगे, कोई भी बॉडी के बारे में मेंशन करना है। इनफैक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है तब भी यही प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है एनसीएससी एनसीएसटी सब में यही प्रॉब्लम्स है। हम जब वो कवर करेंगे तो कॉमन एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर लेंगे ताकि इजी हो जाए एग्जाम के अंदर, हम तुरंत लिख पाए। बस ये है कि जो न्यूज के अंदर होंगी एक आध एग्जाम्पल निकाल लेनी है। जैसे सीसीआई के लिए था, तो अगर हमें गूगल अमेजोन की कुछ एग्जांपल्स पता होती तो एग्जाम आंसर सही बन जाता। तो यहाँ पे हो गया कि क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के रिगार्डिंग ब्रॉडर फ्रेमवर्क, बेनिफिट्स क्या है, इश्यूज क्या है। अब इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला था कि रेदर देन कि हम पेरेंट मिनिस्ट्री से आ रहा है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, वो एक फिक्स कर दे कि लॉ मिनिस्ट्री से ही आएगा, ये किया जा सकता है। और मे बी अपॉइंटमेंट करने के लिए हम एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन सेटअप कर सकते हैं, इसको लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जा सकती है, मे बी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना सकते हैं हम, जिससे हम इसके अपॉइंटमेंट और फंक्शनिंग को सुपरवाइज कर पाए। और क्या वे फॉरवर्ड दे दोगे, जो भी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है उसको हैंडल कर सकते हैं हम, कि जियोग्राफिकली इंप्रूव किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, और इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर लेके आ सकते हैं, नेचुरल जस्टिस के लिए लेके आ सकते हैं, कुछ एसओपीज वगैरह आ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो ये हो गया ट्रिब्यूनल्स को लेके। अब आ गया ग्राम न्यायालयास। ग्राम न्यायालयास के अंदर अंडर ग्राम न्यायालयास एक्ट 2008 के अंदर आया, तो मतलब दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ट्रिब्यूनल्स जो थे हमने 323A 323B में पढ़े, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब इसका सिग्निफिकेंस है सिमिलर आर्टिकल 39A, मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए, रूल ऑफ लॉ। सबसे मेजर जो काम है इसका यही है, इनफॉर्मल जो कोर्ट्स हैं उसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। इनफॉर्मल कोर्ट्स की एग्जांपल कोई आ रही हो दिमाग में? मैम हरियाणा में जो सभा होती है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। हाँ, खाप पंचायत हो गई, कंगारू कोर्ट्स हो गए, और जो भी एक पंचायत लेवल पे जैसे वो कास्ट सिस्टम को करने के लिए, या जिहाद जैसी कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, मतलब एक लोकल सोसाइटी जो है मतलब रूलिंग देने की कोशिश करती है। मे बी आप मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट भी हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसी को हम लाइक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मान लो कि कुछ कोई फैमिली मैटर है सपोज, मतलब रहता है जो भी लोकल लेवल पर, वहां पे क्या होता है कि मोस्टली वर्ड सुना होगा कि पंचायत को बिठाया, रेदर देन कि हम एक जो उनके एक नैरो माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो भी वो रूलिंग दे रहे हैं, मतलब विद रिगार्ड टू मे बी एनी कास्ट सिस्टम, जिहाद, और मे बी कोई इंटरनल फैमिली मैटर, वहां पे अगर ग्राम न्यायालय होंगी तो हम एक रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर पाएंगे। यस रूपाली? और जैसे कॉन्सिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, वो इनफॉर्मल कोर्ट्स तो नहीं कहेंगे उनको? नहीं नहीं, दोज आर नॉट इनफॉर्मल कोर्ट्स, वो फॉर्मल कोर्ट सिस्टम है जो हमारा आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन सिस्टम है, क्योंकि वहां पे फॉर्मली जो है अब वो किया जाता है अपॉइंट आर्बिट्रेटर या कॉन्सिलेटर या मीडिएटर। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट भी होता है, मतलब वो बेटर जो सोशल वहां पे सिनेरियो है उसको समझ भी सकता है, और ये टाइम बाउंड जस्टिस प्रोवाइड करते हैं विद इन 6 मंथ्स। लेकिन इसमें भी इश्यूज हैं, वही फंड्स की प्रॉब्लम है, फंक्शंस की प्रॉब्लम है, लोअर कोर्ट्स के साथ ये ओवरलैप होते हैं, फंक्शनरीज का इशू है, मतलब वही वहां पे जो जुडिशियल मेंबर है वो वेकेंट होती है स्पेस जो है, मतलब एक तो अपॉइंटमेंट नहीं होती टाइमली। फिर जो ग्राम न्यायालय है ये कोई लाइक परमानेंट कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं होती, ये टाइम टू टाइम सेटअप की जाती है, ये सिर्फ मंथ में 1 और 2 टाइम्स ही होती है।
फिर एक पॉलिटिकल इनर्शिया वर्ड यूज कर सकते हो, मतलब ये हर जगह यूज हो जाएगा, मतलब ये प्रॉब्लम सबसे मेजर है कि लॉ आ जाता है उसके बाद उस पे जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता। सिर्फ अब तक 11 स्टेट्स ने ही इसको सेटअप किया है। ये संकित। मैम इसमें लाइक एडवोकेट्स को प्रैक्टिस नहीं करने देते तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ से भी बचते हैं हम लोग। हाँ, ग्राम न्यायालय में लोकल उस मतलब जो प्रॉब्लम है उसको फास्टन वो करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। यस, आप लिख सकते हो सिग्निफिकेंस। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि सेपरेट कैडर बनाया जा सकता है ग्राम न्यायाधिकारीज का, ताकि हम जो फंक्शनरीज का इशू है उसको डील कर पाए। लोकल लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जा सकती है, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं टाइमली टू टाइमली। इसको सेटअप किया जा सकता है पॉलिटिकल इनर्शिया के अगेंस्ट, मतलब ये कंपलसरी किया जा सकता है। जैसे हमने कहा था नीति आयोग का, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, कि अगर हम कंपटीशन करते हैं बिटवीन द स्टेट्स तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसको सेटअप होने के लिए। इसके ऊपर 2023 के अंदर भी क्वेश्चन आया है, उसको भी हम देख लेते हैं। नॉट एग्जैक्टली ऑन ग्राम न्यायालय लेकिन लोक अदालत पर आया है। Yes. Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of National Legal Services Authority in rendering free legal aid in India. तो ये भी कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टॉपिक है सब सिलेबस के अंदर वहीं से क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसके भी इश्यूज वही लिखने हैं, पॉजिटिव आप लिखोगे कि इससे क्या हुआ है, वही 39A वगैरह, टाइमली जस्टिस, इससे मतलब हम इनफॉर्मल जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट आप वो लिख सकते हो। और लीगल एड है, फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A तो आना ही चाहिए। और हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2020 का है आई गेस, वहीं से निकल के आता है। फिर उसके बाद रोल को असेस करना है, तो यहाँ पे भी हमारी वही बात आ जाएगी कि फ्रीक्वेंसी को लेके कितनी ज्यादा उसकी, मतलब ये जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है इसके अगेंस्ट अगर वो जो सेटअप होता है वो मतलब ज्योग्राफिकली कंसंट्रेशन होती है, वही सब पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे सेस द रोल के अंदर। और ये हु आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, यहाँ पे प्रीलिम्स की जो नॉलेज मतलब अगर प्रीवियस ईयर्स किए होंगे ढंग से तो वहां से निकल के आ जाएगा ये क्वेश्चन। और ये टॉपिक किसको, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर ये क्वेश्चन आया है तो ग्राम न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स तो खैर बहुत बार आ चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन है। 2019 में आया कैट को लेके कि ये रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए सेटअप किया गया था, बट नाउ डेज इट्स एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी। तो ये आर्टिकल कौन सा आना चाहिए यहाँ पे मेन? आर्टिकल 239A। 323A तो चलो आप कोट करोगे, मेन जो मतलब आपका डिस्कशन का पॉइंट होगा वो आर्टिकल 50 को लेके मेंशन करना ही है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है हाउ फॉर डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्रिब्यूनल्स curtail the jurisdiction of ordinary courts? In the view of above, discuss the constitutional validity and competence of tribunals. यहाँ पे वही बात की है, आर्टिकल 50 फिर से कोर्ट होना ही चाहिए। चलो वो 323A भी तो आएगा ही आएगा ट्रिब्यूनल्स को जस्टिफाई करने के लिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 323A, 323B, और कौन सा दोगे एक और आर्टिकल 39A? ट्रिब्यूनल्स उसमें हेल्प करते हैं ना। कॉम्पिटेंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स में आप उसी तरह जस्टिस दो, लाइक जस्टिफिकेशन दोगे कि क्वालिटी जस्टिस प्रोवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल मेंबर भी होता है। तो ये क्वेश्चन दोनों लिखने हैं, ये हो जाएंगे ट्रिब्यूनल्स को लेके जो क्वेश्चन आया। अब इसके बाद ये हमने डिस्कस किया था एनजीएसी को लेके, यहाँ पे 2017 में पूछा, ये किसके साथ लिंक्ड हो गया? एनजीएसी के अपॉइंटमेंट्स को लेके, कोलेजियम सिस्टम को लेके। तो अभी क्वेश्चन किस पे बन सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन कोलेजियम पे आ सकता है। और कोलेजियम के अंदर वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के टाइम के लेके जो इशू चल रहा था न्यूज के अंदर, वो भी है न्यूज के अंदर। और अभी रिसेंटली ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लेके जो प्रेसिडेंट जी ने बोला, वो क्वेश्चन बन सकता है कमिंग ईयर्स में। और फिर उसके बाद जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को हमने डिस्कस किया, इस पे देखिए कैसे लिंक किया है इन्होंने, किस तरह पूछा है क्वेश्चन 2014 में। An independent and empowered social audit mechanism is an absolute must in every sphere of the public service, including judiciary, to ensure performance, accountability and ethical conduct. इस क्वेश्चन में जो मेजर फोकस है वो ऑल्दो यहाँ पे है empowered social audit mechanism के ऊपर।
तो मतलब वो क्यों जरूरत है, लेकिन उन्होंने अंदर जुडिशरी को भी लिया है कि वहां पे भी जरूरत है सोशल ऑडिट मैकेनिज्म की, क्योंकि वहां पे हम उसकी परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा पाए। ऑल्दो दिस इज अ ब्रोडन वन, लेकिन यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात की है। तो इन फ्यूचर यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकता है, मे बी ये कट कर दें जुडिशियल पब्लिक सर्विस को लेके, सीधा आ जाए कि सोशल ऑडिट मैकेनिज्म और एनी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू बी सेटअप फॉर द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो ये इन फ्यूचर इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। फिर अभी हमने डिस्कस किया ग्राम न्यायालय को लेके या लोक अदालत को लेके, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को लेके, जो इनफॉर्मल कोर्ट सिस्टम के अगेंस्ट वर्क करती है। यहाँ पे पूछा 2015 में खाप पंचायत हैज बीन इन न्यूज फॉर फंक्शनिंग एज अ extra constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by legislative, executive and judiciary to set the things right in this regard. तो ये कहीं ना कहीं लिंक किया है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि इसके रिगार्डिंग क्या लिया है। ये डायरेक्टली इनफॉर्मल कोर्ट सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग है, मतलब जो भी है। आप इसमें एक्शंस क्या लोगे, लेजिस्लेटिव एक्ट क्या लिया है आप दोगे कि ग्राम न्यायालय एक्ट सेटअप किया हमने, राइट। और लेजिस्लेटिव एक्ट, लीगल सर्विसेज एक्ट जो आया है, इसी से ये क्वेश्चन निकल के आया है जो अभी करंट 2023 में पूछा। एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या लिया, मैम ट्रिब्यूनल्स क्या, ट्रिब्यूनल्स वगैरह। हाँ ट्रिब्यूनल्स कह सकते हो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अंदर। और जुडिशरी, मैम पीआईएल, एग्जैक्टली पीआईएल सिस्टम वगैरह, क्योंकि वो पुअर के फैमिली लिए कोर्ट है। एस्टेब्लिश। हाँ फैमिली कोर्ट्स को लेके। तो ये हमने कुछ देना है कि इन्होंने ये एक्शंस लिए हैं, लेकिन आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है तो कुछ इश्यूज के ऑलरेडी ये हैं। क्यों है, क्योंकि डिलेड सिस्टम है वहां के, जो मतलब जो भी एक्ट मतलब उन्होंने एक्शन लिया उसी के हम इश्यूज लिख देंगे फिर वे फॉरवर्ड। मतलब एक ब्रोडन, बहुत ब्रोडन क्वेश्चन है ये। मतलब किसको लेके है ये, फोकस किस टॉपिक पे करता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके। इसी से 2023 का क्वेश्चन आया है। तो ट्रिब्यूनल्स हो गया क्वाजी जुडिशियल बॉडीज को लेके, ये हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट टू क्वेश्चंस। ये एनजीएसी फ्यूचर में हमने डिस्कस कर लिया, कोलेजियम पे बन सकता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस पे बन सकता है। अब इसके बाद आता है दो क्वेश्चन जो आए हैं, ये इस वाली क्लास से रिलेट नहीं होते। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसके उससे लिंक्ड है। मतलब उसने कैसे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को कर्व किया, रेदर दे ब्रोट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन आया अभी करंट 2023 के अंदर, कि ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और इंडिया की, उसको हमें कंपेयर करना है। तो टॉपिक वही है कि हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। इनफैक्ट 2019 एथिक्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे क्वेश्चन आया, जो एथिक्स के अंदर GS4 के अंदर। 2021 के अंदर GS2 के अंदर पूछा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कहीं ना कहीं टॉपिक जैसे रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये सब क्लब होते हैं टॉपिक्स। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का एवोल्यूशन क्या था और ये क्यों जरूरत है। ये और किससे लिंक होता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर के साथ लिंक है ना। हमने किया था ना, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ इशू इन द सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी इज गोइंग इनटू द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब इसके बाद जो जुडिशरी में जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस डाले हैं। एक तो थर्ड क्वेश्चन जो है, मतलब थर्ड यहाँ पे जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, मतलब हमने जो इक्विटी है इन द जुडिशरी वो लेके आनी है। इनफैक्ट ये किसी के अंदर भी आ सकता है, जैसे आर्मी, ये 2021 में आया, GS2 के अंदर आया है, पता नहीं GS1 के अंदर आया, लेकिन उसी ईयर के अंदर उन्होंने आर्मी के अंदर भी पूछा 2021 के अंदर। तो एक तो इक्विटी को लेके जो टॉपिक बनता है वो हो गया। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स के साथ लिंक करके, राइट टू प्रिवेसी पे पूछा। इस साल किस पे पूछा, आर्टिकल 21 के ऊपर, कि किस तरह जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उन्होंने आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को ब्रोडन किया है। 2022 में इन्वायरमेंटल पे पूछा, 21 के अंदर 23 के अंदर उन्होंने आर्टिकल 21 के ऊपर पूछा, राइट टू प्रिवेसी के ऊपर पूछा। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस किससे लिंक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रोल जो विद टाइम कैसा रहा है। इनफैक्ट वुमेन पर भी आया है इस साल 2023 के ऊपर क्वेश्चन, ये किससे डील होगा,
जो मैंने बताया था कि जो मतलब वो लेक्चर मैं आज अपलोड कर दूंगी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को लेके, उसका पार्ट 1 आज आ जाएगा, पार्ट 2 बाद में। तो उसके अंदर आप जो भी आज तक की मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो गई, वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस क्या है विद रिगार्ड टू दिस, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पूछ लिया, कोई भी सोशल प्रॉब्लम पे पूछ दे रहे हैं। जैसे इस बार वुमेन इक्विटी को बढ़ाने के लिए पूछा उन्होंने 2023 के अंदर, और राइट टू लाइफ के लिए पूछा, तो वो वहां से कवर हो जाएंगी। तो हमने 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी कैसे लेके आया जुडिशरी, फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेके क्वेश्चंस बनते हैं, फिर आता है फंडामेंटल राइट्स को लेके जुडिशरी की क्या प्रोनाउंसमेंट्स है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बताओ। तो ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, बाकी ये रिवाइज कर लेना है। और इसमें से जो क्वेश्चंस लिखने हैं मतलब इस क्लास के अकॉर्डिंग, एक तो फर्स्ट कैट वाला, और ये सेकंड क्वेश्चन जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के रिगार्डिंग हो गया, और एक एनजीएसी थर्ड क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन लिखना है ये खाप पंचायत वाला। ये 4 क्वेश्चन इसमें से लिखने हैं। बाकी सोशल ऑडिट मैकेनिज्म बाद में डिस्कस करेंगे, तब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जब डिस्कस कर लिया उसके बाद। और ये वाला जो 2-3 क्वेश्चंस हैं ये लिखने हैं जो लाइक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की वीडियो को देखने के बाद।